लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशाइन और क्वीन का सामना एक सुपर बीस्ट कौवी और एक सुपर बीस्ट रेड क्लाउड बीस्ट से हो गया था। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक थे एंड इनके पीछे पड़े हुए थे। लग रहा था कि वो दोनों उन दोनों के हाथों मारे जाएंगे, पर एंड मोमेंट पर ये दोनों गार्डियन डॉग की हड्डियों के नीचे आ जाते हैं एंड इनकी जान बच जाती है, क्योंकि वो दोनों ही बीस्ट गार्डियन डॉग के आसपास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब आगे उनके पास और कोई रास्ता नहीं था वहां पर रुकने के अलावा, इसलिए वो सभी लोग वहीं पर रुके हुए थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ घंटों बाद ये बीस्ट यहाँ से चले जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दो दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो बीस्ट वहां से हिलने का नाम तक नहीं लेते हैं। ये देखकर अब इन्हें समझ आ गया था कि वो दोनों बीस्ट तो वहां से जाने वाले नहीं हैं। इसलिए सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिन यहाँ पर रुकते तो इन बीस्ट के हाथों नहीं तो कम से कम भूख और प्यास के कारण तो उनकी मौत हो ही जाती। पर काफ़ी सोचने पर भी किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी चैनरन कहते हैं, देखो, अगर हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पर फंसे रहे तो हम मारे ही जाएंगे, इसलिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हम लोग दो टीम में बंटकर दो अलग डायरेक्शन में भाग सकते हैं। ऐसे में ये बीस्ट कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्हें किसके पीछे जाना चाहिए। देखो, ये आइडिया मैंने रखा है एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिस्क मैं लूँगा। इस गार्डन डॉग के मुंह के साइड का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए तुम सब लोग उस एरिया से भागोगे एंड मैं इसके टेलबोन वाले एरिया से भागूंगा, क्योंकि वो एरिया काफ़ी छोटा है। देखो, मेरे पास कमाल का फुटवर्क है, इसलिए मैं बच जाऊंगा एंड तुम लोग अगर मुंह के डायरेक्शन से भागोगे तो तुम लोग भी बच जाओगे। इस तरह हम सभी की जान बच सकती है। लेकिन हानशेन, मेरी एक शर्त है कि तुम्हें अपने साथ मेरे सभी साथियों को भी लेकर जाना होगा। मैं अकेला ही टेलबोन वाले रास्ते से भागूंगा, पर मेरे सभी साथियों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हें उन्हें सेफली अपने साथ ले जाना होगा। ये सुनकर चैनरन के सभी साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर चैनरन किसी की नहीं सुनता है। हानशेन और क्वीन को भी लगने लगता है ये बंदा कितना भला इंसान है, जो अपने साथियों के लिए और उनके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। वो लोग ये सोच रहे थे, पर हाइंशियन को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। पर अभी ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था, इसलिए जैसे ही चैनरन दूसरी डायरेक्शन में भागता है, ये सभी लोग मुंह वाली डायरेक्शन से भागने लगते हैं। क्वीन और हाइंशियन पीछे थे, वहीं चैनरन के सभी साथी आगे भाग रहे थे। तभी चैनरन के सभी साथी हड्डियों के बाहर आ जाते हैं। क्वीन भी हड्डियों के बाहर जाने लगती है, क्योंकि वहां पर कोई बीस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था। पर तभी हाइंशन उसे रोक देता है। क्वीन को समझ नहीं आता है कि आखिर हाइंशन ऐसा क्यों कर रहा है। क्या यहाँ रुककर वो मरना चाहता है? पर तभी वो देखती है कि जैसे ही चैनरन के सभी साथी हड्डियों से बाहर निकलते हैं, वहां पर वो कौवी एंड वो घोड़ा, वो रेड क्लाउड बीस्ट दोनों ही आ जाते हैं। एंड इससे पहले कि चैनरन के वो साथी कुछ समझ पाते, वो दोनों बीस्ट बहुत इजीली उन्हें मार देते हैं। उन्होंने इतनी बर्बरता से उन्हें मारा था, ये देखकर अभी के लिए हाइंशन और क्वीन को भी डर लगने लगा था। क्वीन गुस्से में कहती है कि चैनरन सच में हद से ज़्यादा कमीना इंसान है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि टेलबोन का एरिया तो बहुत छोटा है, वहीं मुंह का एरिया काफ़ी बड़ा है। तो आखिर ये बीस्ट मुंह वाले एरिया में क्यों आए, टेलबोन वाले एरिया में क्यों नहीं गए? तो इस पर हाइंशन कहता है, तुम ध्यान से इस गार्डियन डॉग को ऑब्जर्व करो, इसकी हड्डियों को ऑब्जर्व करो। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि गार्डियन डॉग इतना बड़ा है, तो आखिर इसकी टेलबोन इतनी छोटी कैसे हो सकती है? ज़रूर इसकी आधी टेलबोन टूटकर ज़मीन के अंदर धँस चुकी है। एंड ये बात शायद चैनरन जानता था। इस वजह से उसने टेलबोन वाले एरिया से भागने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो सबसे सेफ जगह थी। वहीं हमें बेवकूफ़ बनाकर इस डायरेक्शन में भेज दिया, ताकि उसे भागने का अच्छा मौका मिल जाए। ये बात अब क्वीन को भी समझ आने लगती है। इधर वो दोनों भी जब देखते हैं कि हानशन और क्वीन बाहर नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग चैनरन के पीछे चले जाते हैं। ये देखकर हानशन और क्वीन को ये एक अच्छा मौका समझ आता है एंड वो दोनों भी जल्दी से हड्डियों के बाहर आ जाते हैं। पर तभी अचानक से हानशन को कुछ गड़बड़ फील होती है एंड वो जल्दी से क्वीन को पीछे भागने के लिए कहता है एंड वो भी खुद पीछे भागने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग हड्डियों के अंदर पहुंच पाते, वो कौवी आकर हाइंशन पर हमला कर देती है।
एंड उसके एक ही हमले की वजह से हानशन की पीठ पर एक बहुत गहरा घाव हो जाता है। ये घाव इतना ज़्यादा गहरा था कि हानशन को अभी के लिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आँखों में पानी तक आ चुका था। इससे समझा जा सकता था कि उसे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर जैसे ही वो कौवी हड्डियों के पास आती है, अचानक से हड्डियों में लिपटी वो वेलें उस कौवे को पकड़ लेती हैं। वो कौवी एक सुपर बीस्ट थी। वहीं ये बेलें देखने में मामूली लग रही थीं, लेकिन जैसे ही ये वेलें उस कौवी को पकड़ती हैं, उस कौवी की जान उसके हलक में आ जाती है। वो कौवी अपनी जी जान लगाकर इन वेलों से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो वेलें उसे लगातार जकड़कर उसे मारे जा रही थीं। वहीं हाइनशैन को अब ये देखकर समझ आता है कि असल में ये दोनों सुपर बीस्ट उस गार्जियन डॉग से नहीं डर रहे थे, बल्कि वो इन वेलों से डर रहे थे। ये वेलें सच में बहुत ही अजीब हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं एंड उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये वेलें हैं क्या? लेकिन इनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहीं वो कौवी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसे इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। वो वेलें उसे लगातार जकड़ती जा रही थीं एंड अगले ही कुछ पलों में वो मरने की हालत में आ गई थी। कौवी को समझ आ जाता है कि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपने सभी के सभी पंख वहीं छोड़कर किसी तरह अपनी जान बचते-बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसने अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन उसके बैक एरिया के सारे पंख टूटकर वहीं पर गिर गए थे। वहीं हानशेन और क्वीन किसी तरह उन पंखों से खुद को बचाते हैं, लेकिन हानशेन को अभी के लिए उन पंखों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका था। हानशेन पास जाकर एक पंखों को उठाकर देखने लगता है एंड क्वीन से कहता है, मैं अभी के लिए इंजर्ड हूँ, तुम एक काम करो, अपने किसी स्केलेबल रैंक के वेपन से इस एक पंख पर हमला कर कर देखो। ये कहकर वो क्वीन को एक पंख दे देता है। क्वीन जल्दी से एक स्केलेबल रैंक का खंजर निकालती है एंड उससे एक जोरदार हमला पंख पर करती है। पर जैसे ही वो दोनों आपस में टकराते हैं, पंख पर एक खरोंच तक नहीं आती है। एक स्केलेबल रैंक का वेपन उस पंख पर एक खरोंच तक नहीं ला पाया था। ऐसे में समझा जा सकता था कि ये पंख कितना ज़्यादा पावरफुल है। हाइनशैन को अभी के लिए समझ आ गया था कि उसे एक खजाना मिल चुका है, जिसका वो फ्यूचर में यूज़ कर कर अपने लिए एरोज बना सकता है। उसके पास पीकॉक क्रॉसबो था, जो एक सुपर बीस्ट सोल थी। ऐसे में अगर हाइनशैन इन पंखों का यूज़ कर कर फ्यूचर में एरो बनाता, तो उसका वो पीकॉक क्रॉसबो कंप्लीट हो जाता एंड हाइनशैन उसका यूज़ कर कर कई सारे बीस्टों को मार सकता था। हाँ, वो एरोज एक सुपर बीस्ट सोल की तुलना में बहुत कमज़ोर होते, लेकिन अगर उनका कंपैरिजन एक स्केलेबल रैंक के वेपन से किया जाए, भले ही वो वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड क्यों ना हो, तो भी ये एरोज ही जीतते, क्योंकि ये एक सुपर बीस्ट के पंखों के एरो थे। हानशन के पास अभी के लिए 36 पंख थे, इसलिए वो क्वीन से कहता है, तुम इसमें से 18 रख लो और 18 मैं रख लेता हूँ। तो क्वीन कहती है, तुम्हें पूरे रख सकते हो, मेरे किसी काम के नहीं हैं, ऐसे में इन्हें रखकर मैं क्या ही करूँगी। हानशन अभी के लिए थोड़ा सोच में पड़ गया था। वो ये जानता था कि क्वीन ने पीकॉक क्रॉसबो देखा है, तो कहीं न कहीं उसे समझ आ जाना चाहिए था कि वो पीकॉक क्रॉसबो कोई नॉर्मल बीस्ट सोल तो नहीं है। ऐसे में आखिर वो क्यों हानशन को ये सारे के सारे पंख रखने दे रही है? इधर उसके पास इसका जवाब तो नहीं था, ऐसे में वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वहीं तभी क्वीन हानशन को अपने कंधे पर उठा लेती है। ये देखकर हानशन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर क्वीन नहीं मानती है एंड वो हानशन को अपनी पीठ पर कैरी कर लेती है। हानशन को अभी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था, ऐसा दूसरी बार हो रहा था। इसलिए अब हानशन बस मजबूरी में सिर हिला देता है। क्वीन हानशन को शेल्टर छोड़ देती है, जिसके बाद वो अपने काम के लिए वहाँ से चली जाती है। इधर हानशन कुछ दिनों का रेस्ट करता है, ताकि उसके ज़ख्म जल्दी ही ठीक हो जाएँ। इस दौरान उसने उन पंखों से एरोज़ भी बना लिए थे। फाइनली कुछ दिनों बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है एंड एक माउंटेन पर आकर उसे टेस्ट करने लगता है। वो एरोज़ सच में बहुत ज़्यादा कमाल के थे। इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि अपने एक ही हमले में बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े-टुकड़े कर सकते थे। हानशन उनकी पावर से काफ़ी ज़्यादा खुश था।
तभी वो अपने पास रखी लॉकी निकालता है एंड उस पर अपने इस एरो से हमला करता है। हमला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इजीली किसी वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केर्बर्ड रैंक के बीस्ट को तक मार सकता था। लेकिन जब ये हमला उस लॉकी को लगता है तो उस पर एक खरोंच तक नहीं आती है। ये देखकर हाइंशन थोड़ा शॉक हो गया था, पर अब उसे इस लॉकी जैसी चीज से डर लगने लगा था। डर के मारे वो जल्दी से उस लॉकी को दूर फेंक देता है। उसे डर था कि कहीं इसके अंदर से वो मधुमक्खी जैसा कोई बीस्ट बाहर ना आ जाए। पर जैसे ही उस लॉकी को दूर फेंकना है, सिल्वर फॉक्स जल्दी से जाकर उस लॉकी को हाइंशन के पास वापस ले आता है एंड उसे उस लॉकी को रखने की जिद करने लगता है। हाइंशन उसकी बात नहीं मानता है एंड दोबारा से उस लॉकी को दूर फेंक देता है। बट सिल्वर फॉक्स दोबारा से ही ऐसा करता है। हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि सिल्वर फॉक्स आखिर इस लॉकी को रखने के लिए इतना ज़्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहा है। और वो इतना जानता था कि सिल्वर फॉक्स ये ज़रूर किसी रीज़न की वजह से कर रहा है, इसलिए अब उस लॉकी को अपने पास रख लेता है। वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर चैनरैन अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है एंड हाइंशन से हंसते हुए कहता है, हाइंशन, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जूटिन के दोस्त हो? अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं अपने शेल्टर में तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से स्वागत करता। ये सुनकर बस हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, आपके इनविटेशन के लिए थैंक यू, लेकिन अब भी मुझे आइस फील्ड में लौटना है, इसलिए मैं वहाँ पर लौटना ज़्यादा पसंद करूँगा। हाइंशन अभी के लिए चैनरन को जितना हो सके अवॉइड करना चाहता था। चैनरन की इमेज उसके माइंड में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो चैनरन को कोई भी भाव नहीं देना चाहता था। चैनरन भी समझ रहा था कि हाइंशन उसे इग्नोर करना चाहता है, इसलिए वो बात को ज़्यादा न खींचते हुए जल्दी से कार्ड निकालता है एंड उसे हाइंशन को देते हुए कहता है, हाइंशन, मैं आइस फील्ड में बीच सोल बेचना चाहता हूँ एंड उसका कुछ प्रॉफिट मैं तुम्हें भी देने के लिए तैयार हूँ। उसका एक हिस्सा मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। देखो, इसके अंदर 5 करोड़ रुपए हैं। अगर तुम इस डील में मेरा साथ देते हो, मेरी मदद करते हो, मेरे शेल्टर से कुछ बीज तो ले जाकर उन्हें आइस फील्ड में बेचने में, तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। इस पर हानशन सोचने लगता है, ये बंदा मुझे बेवकूफ़ समझता है या मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आइस फील्ड में बीज स्टॉल की शॉर्टेज है। ऐसे में ये बंदा वहाँ पर बीज स्टॉल बेचकर कई 100 करोड़ रुपए कमाएगा एंड मुझे बस 5 करोड़ रुपए दे रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। इसलिए वो जल्दी से चैनरन से कहता है, चैनरन, असल में आइसफील्ड सिर्फ मुझे बिलोंग नहीं करता है। मेरी गॉडेस आर्मी के अलावा वहाँ पर और 3 टीम्स हैं, जो है फिलिप आर्मी, ब्लैक गॉड आर्मी और स्टारविल आर्मी। अगर आपको वहाँ पर कोई भी पिस्तौल बेचनी है, तो उससे हुए प्रॉफिट का हिस्सा आपको हम सभी चारों को देना होगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि आप जो भी प्रॉफिट होगा, उसका 20-20% हिस्सा हम सभी में बाँट दें। मतलब हर एक इंसान को 20% हिस्सा दें एंड अपने पास 20% रख लें। पर ये सुनकर चैनरन अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है एंड वो हंसते हुए कहता है, हानशन, ये डील काफ़ी अनफेयर है। शायद तुम्हें कैलकुलेशन करना नहीं आता है। ऐसे में तो मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इस पर हानशन अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए मिस्टर चैनरन, अगर ऐसी बात है तो मैं इस डील में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आइसफील्ड मुझे अकेले को बिलोंग नहीं करती है। असल में हाइंशन अगर चाहता तो आइसफील्ड में पिस्तौल बेचने में बहुत इजीली चैनरैन की मदद कर सकता था। पर चैनरैन ने अपने ही साथियों को धोखा दिया था। ये बात हाइंशन को अभी भी याद थी। इसलिए हाइंशन उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बंदा जो अपने साथियों को धोखा दे सकता था, वो बहुत इजीली हाइंशन को ज़रूरत पड़ने पर धोखा दे सकता था। पर हाइंशन के इस तरह से ऑफर रिजेक्ट करने की वजह से चैनरैन को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अपने आदमियों को हाइंशन पर नज़र रखने के लिए कहा था और ये भी कहा था, जब भी हाइंशन शेल्टर से बाहर निकले तो तुम जल्दी से आकर मुझे न्यूज़ देना। असल में अभी के लिए चैनरैन हाइंशन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसे अब हाइंशन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। हाँ, कहीं न कहीं वो जानता था कि हाइंशन हान जी का वंशज है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने ये बात बहुत से लोगों के मुँह से सुनी थी, पर
उसे ऐसा लग रहा था कि हानशन जैसा इंसान हानजी का वंशज हो ही नहीं सकता है। एंड असल में हानजी का कोई वंशज ही नहीं हो सकता है। अब उसे ऐसा क्यों लगता था, ये तो वही जाने, पर शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज था। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।